हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित पवार है और ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल पावर विद इन एजुकेशन। और आज हम लोग बेसिकली आप सभी की जो क्वेरीज हैं साइकोलॉजी के अराउंड, यानी कि वो एकेडमिक साइड हो सकता है साइकोलॉजी का, या फिर आप जॉब्स अपॉर्चुनिटीज और चीज़ों के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी क्वेरीज एक एक करके सामने रख सकते हैं एंड देन स्टेप बाय स्टेप हम लोग उनको आंसर करते जाएंगे। हेलो मानसी, हाय चित्रा, हेलो एवरीवन। जी, तो सभी लोग एक बार आ जाइए साथ में एंड देन स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस आपके हैं वो सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप लेते जाएंगे। सो जितना मुझे अंदाजा लगा है आपके मैसेजेस और बाकी चीज़ों से, आई रियलाइज्ड कि शायद बहुत सारी क्वेरीज हैं। बेसिकली मास्टर्स के अराउंड एक जो चीज़ हम लोग टच कर सकते हैं वो ये चीज़ ज़रूर टच करेंगे कि जो ये अनसर्टेनिटी चल रही है लॉकडाउन की, इस वजह से कितने चांसेस हैं कि कोई एग्ज़ाम कब होगा। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स की क्वेरीज हमारे सामने आई हैं, वो एक क्वेरी तो जो सामने आई है वो आई है मास्टर्स के एग्जाम्स को लेके, दूसरा जो क्वेरी सामने आया है वो आया है पीएचडी के एग्जाम्स को लेके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनके साथ साथ और भी जो जो क्वेरीज हैं वो आप लोग लेके आ सकें। तो एक क्वेरी हम लोगों का आया है गेट के एग्जाम से रिलेटेड। सो आप गेट एस्पिरेंट हैं और आप प्रिपेयर करना शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ एनी प्रिपरेशन। यानी कि आप किसी भी एग्जाम को जब आप प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो उसका की पार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर पार्ट होता है वो ये होता है, सबसे पहली चीज कि आप सर्टेन हो कि यही वो एग्जाम है जो आपको राइट करियर चॉइसेस की तरफ ले जाएगा, या जो करियर चॉइसेस आप आगे प्लान करना चाहते हैं उन करियर चॉइसेस के प्लान में ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आएगा सामने। तो पहला डिसीजन आपको वो लेना है। दूसरा डिसीजन आता है कि आपको एग्जाम के बारे में डिटेल्स पता हो, यानी कि किस तरीके का एग्जाम है, कब कंडक्ट होगा, कितने टाइम का है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस आप सभी को पता होना चाहिए। और उसके बाद में अगर अगली जो मेजर चीज निकल के आती है वो निकल के आती है उसका सिलेबस, और उस सिलेबस को कवर करने के लिए बुक्स। तो मैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको गेट साइकोलॉजी के एग्जाम के बारे में बताता हुआ चलता हूं। तो सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे कि जो गेट साइकोलॉजी का एग्जाम है, बेसिकली गेट मींस आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। तो जो गेट का एग्जाम है वो आपको यंग साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स को 2021 से will give you an opportunity to enter into IITs and IISCs, यानी कि जो मेजर साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन मेजर इंस्टीट्यूट्स में मास्टर्स इन साइकोलॉजी का प्रोग्राम अब से लॉन्च हो गया है। तो इस प्रोग्राम के को एंटर करने के लिए एडमिशन प्रोसेस में वन ऑफ द की फैक्टर्स दैट इज रिक्वायर्ड इज योर गेट स्कोर। तो गेट एक एग्जाम है जिसके अंदर आपके 3 मेजर टॉपिक्स कवर होंगे। एक मेजर टॉपिक आपका आएगा जनरल एप्टीट्यूड का, जो लगभग 15 मार्क्स के करीब होगा। सेकेंड पार्ट आपका आता है जनरल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन का। तो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन लगभग 25 मार्क्स का होगा। और तीसरा जो पार्ट है वो है साइकोलॉजी का। और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका एग्जाम में इस बार फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी के लिए फरवरी 14, 2021 में फर्स्ट बैच ने गेट के साइकोलॉजी का एग्जाम दिया। जो एक्सपीरियंस बच्चों का रहा वो ये एक्सपीरियंस रहा कि जो एग्जाम था वो इजी था, मतलब काफी बेसिक सवाल पूछे गए थे। तो मेरे अंदाजे से जो भी लोग गेट साइकोलॉजी के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो, क्योंकि गेट नया है तो सही रिसोर्सेज मिलना, सही इंफॉर्मेशन मिलना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो ऐसे में गेट के एग्जाम का पैरेलल आप मान के चलिए GRE का एग्जाम। तो GRE आपका होता है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम। तो जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं साइकोलॉजी के पोर्शन का गेट के एग्जाम के लिए, वो GRE की किताब रेफर कर सकता है साइकोलॉजी की।
तो आपको जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा वो आपको दोनों में सिमिलर मिलेगा। अगर आप नेट के सवाल टारगेट करते हैं तो नेट का लेवल थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, और आप अगर मास्टर्स इन साइकोलॉजी के लिए और जगह पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो सारी की सारी चीजें आपको सपोर्ट देंगी गेट के एग्जाम में, क्योंकि गेट भी मास्टर्स इन साइकोलॉजी लेवल का ही एग्जाम है। तो आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं एक रिसोर्सेज में आपको ये चीज भी दिखा देता हूं। सो हम लोगों ने इसी साल गेट साइकोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन की बुक भी निकाली है, जो लोग गेट साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। प्लस हम लोग आपको ये चीज बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने एक छोटा सा बैच चलाया था गेट साइकोलॉजी के एग्जाम के लिए, एंड इसी बार में मैं, विशाल और हमारे एक और साथी वरुण है जिन्होंने बैच को पढ़ाया था। तो हम लोगों ने जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और साथ में साइकोलॉजी की भी प्रिपरेशन कराई थी, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे 3 बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में गेट क्वालिफाई किया है। तो जो रिसोर्सेज उन लोगों को हम लोगों ने रेफर करे थे उसमें एक तो हमारा ये गेट साइकोलॉजी की प्रिपरेशन बुक, सेकंड जीआरई साइकोलॉजी की बुक, क्योंकि जीआरई साइकोलॉजी की जो किताब है वो बेसिक से चीजों को समझाती है आपको। तीसरा जो चीज है वो ये है कि हम लोगों को टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अप्रोच करना आना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि अगर जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है तो कॉम्प्रिहेंशन की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। हम लोग मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या करते हैं जब हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो हम कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट्स को स्किप कर देते हैं, या फिर हम उस पर कम ध्यान देते हैं, ये सोचते हैं कि वहीं जाके देखेंगे हो जाता है। लेकिन ये वो पार्ट्स होते हैं जो ज्यादा सिक्योरिंग होते हैं, जो आपके ज्यादा मार्क्स सिक्योर कराने में आपको मदद करता है। तो ऐसे में कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप यूट्यूब पे जाइए, और जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने एक आधी ऐसी वीडियोस डाली हुई हैं विच टॉक्स अबाउट द स्ट्रैटेजी, ताकि आप कम समय के अंदर ज्यादा चांसेस है कि आपका सही जवाब हो सके, ऐसे आप आंसर्स को अटेम्प्ट कर सके फॉर कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन की पार्ट हो जाता है। दूसरा जो चैलेंज पड़ता है बच्चों को सबसे बड़ा, वो ये पड़ता है कि जो साइकोलॉजी का बच्चा है वो पहले साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करता है, फिर कुछ गैप आ जाता है, वो दोबारा से सेम टॉपिक्स को ही पकड़ता है। तो क्या करता है, यूजुअली क्या होता है, एक साइकिल क्या होती है एक एस्पिरेंट की, वो यूजुअली सिमिलर तरीके का कंटेंट बार बार पकड़ता है। तो आप लोगों को एक जो मेजर चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी साइकी को समझें, किस तरीके से आप किसी भी एग्जाम को, किसी भी कंटेंट को टच करते हैं। जैसे मैं अगर अपनी साइकी की बात करूं तो मैं यूजुअली सिमिलर टॉपिक, सिमिलर कंटेंट को बार बार उठाता रहता हूं। जैसे मान लो आज मैंने कोई चैप्टर 1 है वो चैप्टर 1 करा, तो एक दिन का ब्रेक लग गया मान लो किसी तरीके से, तो मैं दोबारा से किसी ना किसी तरीके से फिर चैप्टर 1 पे ही अटक जाऊंगा कि नहीं पहले एक चैप्टर में अच्छे से करूं फिर अगले पे मूव ऑन करूंगा। एट टाइम्स दिस इज यूजफुल, बट मेनी अ टाइम्स सच स्टेप्स ये आपका टाइम खाएंगे, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स होता है एक एस्पिरेंट के लिए। तो इसीलिए मैं आप सभी को सलाह देना चाहूंगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अरेंज करिए किस तरीके के सवाल आए हैं। एसर्शन रीजनिंग के हैं, मैच द फॉलोइंग के हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, कोई सिचुएशन दी थी उस सिचुएशन की तरह ज्यादा थे, न्यूमेरिकल ज्यादा थे, स्टैट्स का पार्ट ज्यादा है, रिसर्च का पार्ट ज्यादा है, टेस्टिंग का पार्ट ज्यादा है, वो एरियाज जिनसे आप घबराते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत रहती है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एक ऐसा सेक्शन है जो थोड़ा चैलेंजिंग लगता है बच्चों को, ह्यूमन डेवलपमेंट वाला एरिया चैलेंजिंग लगता है, उसके बाद में रिसर्च और टेस्टिंग का एरिया डिफिकल्ट लगता है। तो इस तरीके के टॉपिक्स को वो क्वेश्चंस में भी कम सॉल्व करते हैं, कम ध्यान देते हैं, ये सोच के कि अगर मैं बाकी वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दे दूंगा तो मे बी इन वाले पोर्शन पे कम ध्यान भी दे दूंगा तो चल जाएगा। बट हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड योर साइकी एंड यू हैव टू नो कि थोड़ा सा हो सकता है कि मेरा दिमाग बार बार इन टॉपिक्स को अवॉइड करना चाहता है। तो प्रिपरेशन के टाइम पे चैलेंजिंग, क्योंकि शुरू में ज्यादा समय होता है हमारे पास में, और लास्ट का टाइम जब होता है प्रिपरेशन का तब हम टॉपिक स्किप करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो ऐसे में द की स्टेप हियर कुड बी कि शायद अगर आप वो चैलेंजिंग टॉपिक्स को शुरू में उठा लें, क्योंकि अगर बार बार भी कोई चीज रिवाइज करना चाहेंगे तो चैलेंजिंग टॉपिक्स आप रिवाइज कर रहे हैं विच माइट स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट। तो स्टार्टिंग में कोई एक चैलेंजिंग टॉपिक जरूर उठाएं।
जब मैंने अपना पीएचडी का नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया था, उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी रिसर्च और स्टैट्स के पार्ट से। मैंने बहुत लोगों को अप्रोच करा, कुछ इंस्टीट्यूट्स को भी टारगेट करा। उस टाइम पे हम लोगों ने पावर विद इन शुरू नहीं किया था, और मैंने काफी जगहों पे सर्च किया, लेकिन मुझे स्टैट्स का कंटेंट बहुत अच्छा नहीं मिला। कुछ जगहों पे स्टैट्स का कंटेंट अच्छा था, पर वो मैथ साइड फोकस्ड ज्यादा था, और जो मेरे आसपास में जानने वाले थे उनका भी स्टैट्स का पार्ट बहुत अच्छा नहीं था। या तो किसी को आता है पर वो समझा नहीं सकता था, या जिसको समझाना आता है उसको थोड़ा कच्चा पक्का आता था। मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऐसे रहते थे। काफी बार मैं खुद नहीं समझ पाता था किसी कॉन्सेप्ट को, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने में ज्यादा समय लग जाता था। ऐसे में मैंने क्या किया, मैंने अपना चैलेंज बना लिया कि जब तक मैं रिसर्च वाला यूनिट अपना पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ और नहीं पढ़ूंगा। और मैं बहुत सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा था एग्जाम्स के लिए, तो दिस प्रूव्ड टू बी अ पॉजिटिव स्टेप। तो मैंने अल्टीमेटली रिसर्च का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन, मेरा मतलब जब मेरे एग्जाम्स हुए पीएचडी के नेट के, तो मेरे रिसर्च ने की एरिया निकल के आया, क्योंकि यही वो चैलेंजेस थे, यही वो टॉपिक्स थे जो पहले मुझे सवाल सॉल्व करने से रोक रहे थे। सो ड्यूरिंग एनी एग्जाम यू हैव टू अंडरस्टैंड योर साइकी एंड देन स्टेप बाय स्टेप चैलेंज इट, गिव इट न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसे में गेट साइकोलॉजी का एग्जाम वुड बी इजियर। और लेवल क्या रखना है आपको, जीआरई की प्रिपरेशन का। जीआरई में कंटेंट अच्छा है, थ्योरीज आपको बहुत बढ़िया मिलेंगी, स्पेसिफिक चीजें मिलेंगी, सवाल बहुत अच्छे मिलेंगे। ऑल ऑफ दीज वुड हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर गेट साइकोलॉजी एग्जाम। तो ये रहा आपका गेट के लिए। इसके अलावा अगर कुछ और सवाल आपके साथ में आ रहे हैं तो प्लीज यहाँ पे शेयर करते रहिए। जो मुझे ऊपर सवाल दिख रहे हैं मैं वो आपको जवाब दे देता हूं। तो इज इट बेटर टू डू मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड और इंडिया? आई विल से इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने अब्रॉड से मास्टर्स करी एंड दे आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड, प्लस इन सम केसेस दे आर नॉट इवन दैट मच स्किल्ड, या कोई डिफरेंस आया हो मेरी या उनकी नॉलेज में जब मैं इंडिया से कर रहा था वो बाहर से कर रहे थे। तो पहली चीज कि ये आपका डिसीजन होना चाहिए, आप क्या पसंद करेंगे, आपका आगे गोल क्या है। उस गोल पे बहुत ज्यादा इसका मैटर होना चाहिए कि आप अब्रॉड से करना चाहते हैं या इंडिया से करना चाहते हैं। दूसरा चीज सिचुएशन, जिस तरीके का सिचुएशन अभी चल रहा है इंडिया में बाहर भी, ऐसे टाइम पे मेक अ स्मार्ट डिसीजन कि आपके लिए पर्सनली भी प्रोफेशनली भी क्या एक बेनिफिशियल चीज हो सकती है। अगर आप सीखने की चाह रखते हैं तो इंडिया में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप यहां पे भी चाहें तो कुछ बेहतर कर सकते हैं। और अगर वो चाह थोड़ी सी भी कम होगी तो बाहर अपॉर्चुनिटीज ही क्यों ना ज्यादा मिले, मे बी वहां पे उन अपॉर्चुनिटीज को आप पूरी तरह से समझ या संभाल नहीं पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज आपको वहां ज्यादा मिलेंगी, ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पे स्ट्रक्चर भी आपको बहुत सारी चीजों का बेहतर मिलेगा, क्योंकि वहां चीजें पहले शुरू हुई, बेहतर स्ट्रक्चर्ड है और अकेडमिकली काफी अच्छी अप्रोच है। मेरे और जो साथी हैं जिन्होंने साइकोलॉजी से बाहर से अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया है, दे आर सेटिस्फाइड विद द करिकुलम, विद द स्ट्रक्चर एंड विद द मेंटर्स। वेयर एज मैं जब मास्टर्स का इंडिया में मेजोरिटी देखता हूं, हर किसी का नहीं बता रहा, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स यहां पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर और मेंटर को लेके कंसर्न रहता है। प्लस आपको डिसीजन जो इस वजह से भी थोड़ा लेना चाहिए कि आप आगे आके यहां काम करना चाहते हैं इंडिया में या बाहर काम करना चाहते हैं। क्योंकि अगर इंडिया में करना चाहते हैं तो कुछ फील्ड्स ज्यादा बेहतर रहता है अगर आप इंडिया से ही करते करते यहां पे करें, और कुछ फील्ड्स बहुत बढ़िया रहता है अगर आप बाहर से करके यहां पे आके प्रैक्टिस करें। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं एक जनरली एक ओवरव्यू आपका ले रहा हूं। तो इट्स बेटर टू डिसाइड कि आप मास्टर्स अब्रॉड से करना चाहते हैं या इंडिया से। फर्स्ट पेन डाउन what is all that you know right now, साइकोलॉजी के बारे में, बाहर के बारे में, या अंदर सिर्फ एक फील होती है कि मेरे को बाहर जाके पढ़ना है। ऐसे में ऐसे लोगों को अप्रोच करो जो ऑलरेडी बाहर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो आप खुद पढ़ रहे हो तो आपको बेहतर अंदाजा है कि आप एंकर्ड किस एक्सपीरियंस में है। तो आप बाहर वालों से पूछिए कि उनका एक्सपीरियंस साइकोलॉजी को लेके बाहर विदेश में कैसा रहा है, एंड देन इन सम टाइम मेक अ डिसीजन एंड देन स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। डिसीजन सही रहा तो बहुत बढ़िया, अगर डिसीजन उतना सही नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए होता है। तो आप
एक ओपन स्पेस और अपॉर्चुनिटी समझिए इस चीज को, एंड देन मेक अ राइट डिसीजन। Is IGNOU Master's degree applicable for advanced diploma in guidance and counseling? Yes, it is applicable. किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। जो एक मेजर चैलेंज जो डिस्टेंस स्टूडेंट्स को आता है, यूजुअली आता है, वो आता है एमफिल के लिए। एज इन की एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रेफर ज्यादा करती है रेगुलर स्टूडेंट्स को। एलिजिबल डिस्टेंस वाला भी होता है। यूजुअली ये माना जाता है कि एक रेगुलर स्टूडेंट जो है, क्योंकि उसने एक रेगुलर मोड में एक हर रोज के हिसाब से एक डिग्री पाई है, कुछ अलग सीखा है और कुछ ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और रिग्रेस सीखा है। और जो एक डिस्टेंस वाला है, ये माना जाता है कि उसने उतना रिग्रेस नहीं सीखा है, मे बी उतना स्ट्रक्चर्ड ना सीखा हो। तो ऐसे में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किसी तरीके का कोई चैलेंज आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। बस अपना फोकस जो है वो इस चीज पे बनाइए कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं फॉर काउंसलिंग एंड गाइडेंस, उस इंस्टीट्यूट का फोकस क्या है, विजन क्या है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आई हैव सीन कि कोई एंट्रेंस तो निकाल लेता है, लेकिन अगर इंटरव्यू राउंड है तो इंटरव्यू राउंड में चैलेंज हो जाता है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स द इंस्टीट्यूट वांट्स टू नो आर यू सिंसियर इनफ कि आप एक सीट ले रहे हैं काउंसलिंग और गाइडेंस के प्रोग्राम की या क्लिनिकल साइकोलॉजी की सीट की। सो आर यू सिंसियर इनटू व्हाट दिस कोर्स वुड बी ऑफरिंग। तो इफ यू आर सिंसियर इनफ, उस चीज को आप प्रेजेंट करिए इफेक्टिवली, एंड किसी तरीके का कोई चैलेंज आपको एज अ डिस्टेंस स्टूडेंट नहीं आएगा। भविष्य में मैं आपको यह जरूर सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपके पास आगे चॉइस है और इजी है, कोई बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा और आपके पास चॉइस हो रेगुलर या डिस्टेंस करने की, तो चूज रेगुलर। एक डिस्टेंस कोर्सेज का आने से बहुत फायदा हुआ है लोगों का, लेकिन आगे जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी, एक रेगुलर एक्सपीरियंस लेना मास्टर्स के टाइम में नेसेसरी हो जाता है। बैचलर्स में एट टाइम्स चल जाता है। तो अगर मास्टर्स के लिए आप लेना चाहते हैं तो प्रेफर टू बी इन अ रेगुलर इंस्टीट्यूट देन अ डिस्टेंस कोर्स। बैचलर्स में इट माइट वर्क। सो और भी क्वेश्चंस आपके जो हैं, काइंडली उन क्वेश्चंस को सामने रखते जाइए प्लीज। So is there any specific book that you would like to recommend for GRE psychology? So we have our own book GATE psychology, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो डिटेल में कवर किया है साइकोलॉजी का। तो आप चाहें तो ये बुक रिकमेंड मैं करता हूं आपको, आप चाहें तो ये बुक ले सकते हैं। ये ई बुक में भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट और ऐप पे, और हम लोगों ने काफी मेहनत से इस कंटेंट को क्यूरेट किया है स्पेसिफिकली फॉर GRE। अभी तक GRE साइकोलॉजी के लिए कोई भी डेडिकेटेड बुक नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट अगर आपको नोट्स या कोई चीज दे रहे हैं, जितना मेरी समझ में अब तक आया है, या मेरे कोई मान लीजिए कोई जानने वाला है और उसने बताया, बाई चांस टकरा गया, तो ऐसा मेरे को ज्यादा अंदाजा लगा है कि वो लोग क्या करते हैं, आपके ऑलरेडी एक्सिस्टिंग नोट्स को ही थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, और या वही पुराने नोट्स को आपको बस GRE लिख के दे देते हैं। ऐसे में क्या दिक्कत आती है, कंटेंट तो आपको मिल जाता है, now you have the content but the content is not curated for the exam। तो मैं आपको दो रिकमेंडेशंस करना चाहूंगा। आप एक तो गेट साइकोलॉजी की हमारी किताब ले सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, दूसरा आप GRE कापलान या GRE प्रिंसटन ले सकते हैं, सॉरी हाँ, GRE प्रिंसटन और GRE कापलान। तो ये दोनों किताबें जो हैं ये GRE एग्जाम के लिए हैं, लेकिन बोथ ऑफ दीज बुक्स विल हेल्प यू इवन फॉर गेट एग्जाम, क्योंकि इनका जो लेवल है वो लेवल गेट एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आप लोग ये बिंदास होके ले सकते हैं, इट विल हेल्प यू। आप पूरी किताब खत्म कर दीजिए, केवल गेट में ही नहीं, जो बाकी मास्टर्स इन साइकोलॉजी के एग्जाम्स होंगे उसमें भी आपकी मदद करेगा। तो बेहिचक होके आप ये ले सकते हैं। एनी फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल फॉर एंट्रेंस इन एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी? विकिता जी, मुझे जहां तक अंदाजा है, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए कोई भी मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल नहीं है, पेड अवेलेबल है। लेकिन हम लोग अभी क्या चीज कर रहे हैं, वी हैव बीन ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट मॉडल्स। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉसिबली विद इन अ मंथ हम लोग बहुत सारे अपने प्लेटफॉर्म के फीचर्स को हम फ्री सर्विसेज में भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज हो गया, नोट्स का सेगमेंट हो गया, तो जो कुछ पार्ट पेड रख के कुछ पार्ट फ्री भी रखना चाहते हैं हम, और ताकि मेजॉरिटी ऑफ जो रिसोर्सेज बच्चों के लिए अवेलेबल हैं वो रिसोर्सेज आपको मतलब आप फ्री में आराम से अच्छे रिसोर्सेज को प्रैक्टिस कर सके। तो हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग टेस्ट सीरीज के कुछ पार्ट्स हम फ्री करना चाहते हैं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके अपने प्रेफर्ड एग्जाम्स के लिए।
तो उस चीज के लिए हम लोग अपडेट आपको पावर विद इन एजुकेशन पे देते रहेंगे। आप लोगों ने अगर उसको फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं फॉलो, अगर आपको लगता है कि भाई आपको ये जानना चाहते हैं, या फिर आप सीधे हम लोगों से क्वेरी पूछ सकते हैं हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद, और वो जैसे ही अवेलेबल होगा हम लोग आपको ऑफर कर देंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने ऐप के अंदर जो हम लोगों का, आप अगर गूगल पे जाके पावर विद इन साइकोलॉजी सर्च करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने एक डेली नोट्स करके सेक्शन है, और डेली नोट्स के अंदर हम लोगों ने लगभग 30 से 35 डिफरेंट टॉपिक्स पे फ्री पीडीएफ्स, फ्री नोट्स अवेलेबल कराए हैं। नोट्स विच आर एक्सेलेंट फॉर एमफिल, फॉर मास्टर्स, फॉर नेट जेआरएफ। तो आप सर्च जाएंगे तो ऊपर कैटेगरी में आपको दिखेगा, तो एक है ऑल मेजर एग्जाम्स। ऑल मेजर एग्जाम्स के अंदर वो टॉपिक्स हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, तो आप वो सारे के सारे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में नेट जेआरएफ, एमफिल और मास्टर्स के लिए भी स्पेसिफिक चीजें भी अवेलेबल है, तो आप वहां पे वो फ्री नोट्स को रेफर कर सकते हैं। पावर विद इन साइकोलॉजी एंड्रॉइड की ऐप है हम लोगों का, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। हम लोग और कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा बना रहे हैं जिसको हम फ्री कर सके, तो कुछ टाइम के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि काफी अच्छे लेवल पे कंटेंट हम प्रोवाइड कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। What is better to do to join defense before or after pursuing masters in psychology? इस पे मैं माही जी आपसे ये कहना चाहूंगा कि आई एम गोइंग टू ब्रिंग एंड पॉसिबली एक इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू, अदरवाइज मैं खुद एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ऑन मिलिट्री साइकोलॉजी, और किस तरीके से साइकोलॉजी के साथ में आप डिफेंस बैकग्राउंड में जा सकते हैं। ऐसे में आपको वो कंटेंट काफी यूजफुल लगेगा, प्लस जो व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन देंगी, अगर वो इंटरव्यू के लिए आ जाती हैं, तो शी इज अ प्रैक्टिसिंग मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट, तो वो अपना पीएचडी भी मिलिट्री साइकोलॉजी में कर रही हैं, प्लस उनका डीआरडीओ का और उनका काफी अच्छा बैकग्राउंड है इस चीज में। तो लेट्स बी होपफुल कि वो अग्री कर जाए फॉर दैट इंटरव्यू, एंड देन हम लोग वो इंटरव्यू आप लोगों के साथ यूट्यूब पे करेंगे, एंड देन आप वहां से पूरी इंफॉर्मेशन इस चीज के अराउंड ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एमफिल एग्जाम डिसमिस्ड? एमफिल इन जनरल डिसमिस हो चुका है, लेकिन एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी अभी भी है। तो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के एग्जाम्स आपके जैसे ही डेट्स आती रहेंगी वैसे होते रहेंगे, और एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है। बाकी मैं क्वेश्चंस देख रहा हूं, और कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज लिखते जाइए। प्लीज गिव सम लाइट ऑन एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटरव्यू। बिल्कुल, जी। एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, देखिए किसी भी इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है। जब हम लोगों ने एक एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, फिर क्यों है कि एक और चैलेंज हम लोगों के सामने लेके आ गए हैं इंटरव्यू का। तो एक इंटरव्यू का पर्पस हमेशा से, अगर आप कंपनीज में भी देखें और तरीके से देखें, एक इंटरव्यू का पर्पस हमेशा रहा है दो पार्टीज को आमने सामने लाना, यानी कि वो जो ज्वाइन करना चाहता है और वो जिसको आप ज्वाइन करते हैं। तो यानी कि इंस्टीट्यूट एंड द एस्पिरेंट, ये लोगों को आमने सामने लाने का प्रोसेस होता है इंटरव्यू, जिसमें आपके भी कुछ सवाल हो अगर, तो आप वो सवाल अपने पूछ सकते हैं, और इंस्टीट्यूट के अगर कुछ सवाल है वो सवाल आपसे पूछ सकते हैं। पर्पस होता है टू फाइंड द बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब हो गया कि हमारा जो विजन है, जो मिशन है, उस विजन और मिशन के साथ में ये व्यक्ति सिंक्ड है या नहीं। तो इस चीज को देखने के लिए कोई भी इंटरव्यू किया जाता है। जब हम एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के इंटरव्यू की बात करते हैं, वो लोग देखना चाहते हैं, आखिरकार वो ये नहीं देखना चाहते आप जो है वो साइकोलॉजी में कितने अब तक बहुत बेहतरीन रहे हैं या नहीं रही हैं। वो लोग देखना चाहते हैं आप कितने सिंसियर हैं, कितने रिगरस हैं, अब तक जितनी भी चीजें आपको दी गई थी पढ़ने के लिए, उनको कितना इफेक्टिवली आपने पढ़ा, जो पढ़ा उसकी कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल क्लैरिटी कितनी है आपकी, क्या उस कॉन्सेप्ट को आप एप्लीकेशन बेस्ड बना सकते हैं। यानी कि आपने कोई भी चीज पढ़ ली, मान लीजिए कोई टॉपिक, तो अब सामने वाला ये जानना चाहेगा कि जो व्यक्ति इसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर मैं एक सिचुएशन दे सकूं तो क्या उस कॉन्सेप्ट से को इस सिचुएशन में अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो एमफिल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी के इंटरव्यूज ज्यादातर इसी चीज पे फोकस्ड होते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि अब तक आपका जो विजन है
वो किस तरीके का है फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, हाउ सिंसियर आर यू फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी। लिमिटेड सीट्स हैं, ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं, तो वो बेस्ट फिट देना चाहते हैं कि हम इस पे 2 साल अगर लगा रहे हैं तो कल क्या ये एक अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनेगा। तो अच्छा, क्योंकि स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम तो सबके लिए सेम है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ज्यादा बेहतर क्यूरेटेड हो विजन मिशन से प्रोग्राम के, तो वो ज्यादा बेहतर है कि उसको अगर वो स्किल्स वो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए तो पॉसिबली वो ज्यादा बेहतर कर सकता है। ऐसे के लिए आपको बहुत अपडेटेड रहना पड़ेगा क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड से, इस समय पे क्या माहौल है और क्लिनिकल साइकोलॉजी का उसमें क्या रोल है, क्लिनिकल साइकोलॉजी किस तरीके से एक्टिवली करंट वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट हो रही है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्या एक्ट्स पास करे गए हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के संबंध में है, क्या मेजर एसोसिएशंस इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है, जो सिलेबस आपने पढ़ा है उस सिलेबस से आप कॉन्सेप्चुअली चीजें उठा के एक सिचुएशन में आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीजें की फोकस होता है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के इंटरव्यू का। तो आपका भी वही फोकस होना चाहिए। वहां पे वो सवाल आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे जिसका एबीसीडी में आपको जवाब देना है, और ना कोई जवाब सही और गलत होता है। वो बस ये देखना चाहते हैं कि आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी, आपकी प्रेजेंस कैसी है when you hear a challenging question, or when you hear a question that you know, how would you be able to express whatever it is that you know। तो ये सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं। तो आपका फोकस इसी तरीके की चीजों पे ज्यादा होना चाहिए। नॉर्थ यूनिवर्सिटीज लाइक DU BHU आर बेटर, और साउथ यूनिवर्सिटीज लाइक तमिलनाडु यूनिवर्सिटी और पेरियार एटसेट्रा इज बेटर। पहले तो डिपेंड करता है कि आप कहां पे हैं। दूसरा, इस चीज पे ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की यूनिवर्सिटी में किस तरीके के कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं। मान लो आपका फोकस कोई और है, लेकिन कहा जाए कि ये यूनिवर्सिटी अच्छा है, लेकिन वो आपके करियर को बिल्ड करने में कभी मदद नहीं करेगा। अभी कल कोजेस कम्युनिटी पे एक सेशन हो रहा था, सो द सेशन वाज अराउंड नेट JRF एंड सॉरी इट वाज अराउंड गेट साइकोलॉजी, सॉरी नेट JRF का तो आज है। गेट साइकोलॉजी का बारे में डिस्कशन हो रहा था। जो बच्चे गेट साइकोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो सारे के सारे एज एन ऑडियंस थे सेशन के अंदर, और मैं कुछ सवाल आए बच्चों के विच वॉज नॉट रेलिवेंट टू गेट पर से बट मोर रेलिवेंट टू मास्टर्स इन साइकोलॉजी इन इंडिया। तो आई एंडेड अप सेइंग विच आई रियलाइज्ड कि मैं काफी टाइम से वो चीज फील करने लगा हूं। सो लगभग 7-8 साल मेरे को हो गया है, मैंने मास्टर्स किया, अपना बैचलर्स किया साइकोलॉजी में, मास्टर्स किया, करंटली मेरा PhD चल रहा है, प्लस बहुत समय से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया, लीडरशिप प्रोग्राम्स पे फोकस करा, NGOs के साथ में काम किया, और मतलब स्कूल्स में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स पे काम किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे काम किया, बहुत सारी चीज़ें भागादौड़ी करते हुए देखा, अपने आप को देखा, बाकियों को देखा। एंड टुडे after all these years I have realized, don't go for the university, go for either the course or the university that helps you in your career। आपने अगर एक क्लियर पाथ बना रखा है कि मेरे को यहां जाना है, तो आप मान लो आप फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप DU में आके क्या करेंगे, चाहे DU हो अच्छा। तो आप जो अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं साइकोलॉजी में आगे मास्टर्स लेवल पे, आप ज्यादा प्लानिंग अपने चॉइस ऑफ फील्ड, चॉइस ऑफ सब डिसिप्लिन पे रखें रादर देन यूनिवर्सिटी। अप्लाई हर जगह करो। देखो, अप्लाई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, मैं तो सिंपल सी चीज कहता हूं, अप्लाई हर जगह करिए, और एक बैकअप स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मैं जो हूं, मेरी इच्छा ज्यादा इस तरफ जाने की है। ऐसे केस में गो फॉर द कोर्स एंड देन लुक कि इस कोर्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस समय पे बैचलर्स के फाइनल ईयर में इस बात पे फोकस नहीं कर पाते हैं कि हमारा क्या सब डिसिप्लिन होना चाहिए या मैं क्या बनना चाहता हूं। मैं उन लोगों को, या जो लोग अभी बैचलर्स के 3rd ईयर या 2nd ईयर में आए हैं, या अभी मास्टर बैचलर्स के एंड में आए हैं पर अभी समय है उनके पास में, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने सीनियर्स को, अपने एल्यूमिनाइज को, जितने भी लोग आपको मिल रहे हैं उनसे बात करो, उनसे पूछो कि तुम क्या कर रहे हो और जो कर रहे हो
वो किस तरीके का है, मतलब तुम क्या स्ट्रक्चर है तुम्हारा रोज का, क्या शेड्यूल है तुम्हारा रोज का। आज के टाइम पे काफी कंटेंट अवेलेबल है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, सैलरी कितनी है। एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का भी आपके पास अवेलेबल है। कम्युनिटी में अगर आप काम करना चाहते हैं उसके लिए प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप फॉरेंसिक में जाना चाहते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। आप किसी तरीके से लॉ पुलिस के साथ में, या फिर आप मान लीजिए एनजीओस के साथ में वर्क करना चाहते हैं, वो भी स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है। एकेडमिक साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, वहां पे भी स्ट्रक्चर अवेलेबल है आपके पास में। तो ऐसे केस में मेजर मुद्दा ये बन जाता है कि क्या आप मेहनत लगा रहे हैं ये जानने में कि कौन से सब फील्ड्स आपको पसंद है, कौन से नहीं है। मैं जब अपने बैचलर्स में था मुझे कभी ये नहीं पता चला कि मुझे किस सब फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन मुझे यह जरूर पता था कि मुझे किधर नहीं जाना। तो अगर आपके पास 4 रास्ते हैं और आपको पता है कि मुझे इस तरफ नहीं जाना, तो यह भी एक क्लैरिटी है। और इस क्लैरिटी को यूज करिए इन मेकिंग द चॉइस कि भाई आखिरकार मुझे किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए इन चूजिंग अ करियर। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अभी भी, या आप ओपन रहना चाहते हैं मास्टर्स के ऑप्शन में कि मैं ये भी कर सकूं, मैं वो भी कर सकूं, देन आप जाइए किस यूनिवर्सिटी में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में टीचर्स का बहुत झमेला है। झमेला मतलब कहीं पे टीचर्स की संख्या कम है, जो अच्छे टीचर्स हैं वो ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं, जो नए टीचर्स हैं वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब कि इतनी सारी चीजें आसपास चल रही होती हैं। कभी मतलब उन लोग 10-15 साल से कोई व्यक्ति मान लो एडॉक पे पढ़ा रहा है और वो भी थक चुका है सिस्टम से, वो अब वेट कर रहा है परमानेंट होने का। तो ऐसे केस में जितने यंग टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपके बैचलर्स में हो या आपके आसपास में हो, उनसे आप सलाह लीजिए, उनसे डिस्कस करिए। वो आपको ज्यादा बेहतर जानकारी देंगे क्योंकि वो ज्यादा एम्बेडेड होंगे, ज्यादा एंकर्ड होंगे आज की रियलिटी में। ज्यादातर टीचर्स क्या होता है, आई एम नॉट सेइंग दिस टू बी ट्रू फॉर एवरीबडी, बट फॉर सम ऑफ देम मे बी, कि काफी बार प्रोफेसर्स टीचर्स जो होते हैं दे आर ग्राउंडेड थोड़ा पीछे। उस केस में क्या रहता है कि दे आर नॉट एबल टू राइटली इन्फॉर्म अबाउट द चॉइसेस, द अपॉर्चुनिटीज दैट आर ऑफर्ड राइट नाउ। तो पिछले 5 साल के अंदर में ही आप अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा शिफ्ट आया है इन द परसेप्शन ऑफ साइकोलॉजी, इन द प्रोग्राम्स ऑफ साइकोलॉजी दैट आर ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे केस में नई नई चीजें एक्सपीरियंस करिए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ये 2 ऐसे सब फील्ड्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से निकल के आई हैं। साइको ऑन्कोलॉजी आपका फील्ड निकल के आया है एंड पीपल आर हैप्पी विद दीज प्रोग्राम्स। पीपल हु हैव एनरोल्ड इनटू दीज प्रोग्राम्स, काफी बार क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू गेट अ डायरेक्शन in such programs, therefore we feel that maybe right now these programs are not that much evolved, so many a time students take a safer side. I say don't take risks when it comes to career, but make educated decisions, be informed, know about what is going in today, now, here and now, ye cheez. We would be ending this session soon. तो मैं इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ कुछ क्वेरीज जो भी आपकी बची हों वो सारी की सारी क्वेरीज हम लोग लेंगे, एड्रेस करते जाएंगे, एंड देन वी विल एंड द सेशन फॉर टुडे एंड वी माइट कनेक्ट अगैन मे बी टुमारो एट द सेम टाइम। आई होप कि पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा हूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि थोड़ा सा मुझे फीडबैक दें कि आपको किस तरीके का सेशन लग रहा है, ताकि आई नो दैट जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को मीनिंगफुली पहुंच रहा है या नहीं। तो एक बार प्लीज थोड़ा सा फीडबैक प्रोवाइड करें कि हाउ दिस लाइव इज गोइंग, एंड देन स्टेप बाय स्टेप कुछ लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस जो हैं इतने, बाकी लोग जो फीडबैक दें अगर किसी का कुछ सवाल है तो वो अभी पोस्ट कर दें एंड मैं वो क्वेश्चन ही एड्रेस कर लूंगा। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हम ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, थैंक यू आयशु जी। एक क्वेश्चन है कौशल जी की तरफ से, बाकी लोग भी प्लीज थोड़ा फीडबैक प्रोवाइड करें। फीडबैक काफी अच्छा सोर्स है एनर्जी का। थैंक यू कृतिका।
तो कौशल जी का एक सवाल है कि whenever I apply for a job in counseling, it turns out to be of sales. So how can we land a good job in counseling? तो सबसे पहली चीज तो ये हम सबको समझना पड़ेगा कि सेल्स और मार्केटिंग का झमेला, मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज भी जो हम लोगों के इंटर्न जो बेसिकली आपके प्लेसमेंट सेल होते हैं या इंटर्नशिप सेल अगर आपके डिपार्टमेंट्स में हैं, तो वो सेल्स जो हैं ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं, काफी बार ऐसा होता है कि इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी अ सेल्स एंड मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी. आई हैव नोन सो मेनी पीपल जो मेरे सीनियर्स रहे हैं जिन्होंने काम शुरू किया एज अ काउंसलर, पर 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उन्होंने वो जॉब अपॉर्चुनिटी उनकी वहां से हटा के सीधे सेल्स के अंदर कर दी. वाई दिस हैपेंस? द क्वेश्चन इज, सबसे पहली चीज, हम लोगों की तरफ से क्या कमी रह जाती है. हम लोग काफी बार किसी जॉब की नेसेसिटी में इतने खो जाते हैं कि हम ट्राई नहीं करते हैं कि वेदर दिस लीड इज गुड और नॉट. मतलब जैसे अभी मैं आप लोगों से जानना चाहूं तो कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज हैं या कंपनीज हैं जो काउंसलिंग ऑफर करती हैं, या ऐसी कंपनीज जिसमें काउंसलिंग का डिपार्टमेंट है. क्योंकि हमें ये बेसिक जानकारी नहीं होती है इस चीज की कि किन कंपनीज में साइकोलॉजी के या काउंसलिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, या करंटली न्यूज में कितनी कंपनीज हैं जो फोकस अब कर रही हैं काउंसलिंग के ऊपर, जो जॉब्स निकालना चाहती हैं. ये जानकारी ना होने की वजह से हम लोगों को ये नहीं पता चलता है कि हम किन कंपनीज में अप्लाई करते हैं. तो जब ये नहीं मिल पाता तो ऑपोजिट क्या हो गया? ऑपोजिट ये होता है कि जो भी जॉब कंपनी ऑफर करती है हम उसके लिए अप्लाई कर देते हैं. सो पहला चीज जो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, जो मैंने भी ट्राई किया और मेरे जानने वाले काफी लोगों ने ट्राई किया, वो ये है कि अब कोई जो कंपनी जॉब अप्लाई कर रही, मतलब जो कंपनी जॉब ऑफर कर रही है उस पे अप्लाई तो करो ही करो, उसको मत बंद करो, मैं ये कहूं. लेकिन आपको जिस तरीके की जॉब चाहिए उस कंपनी को ढूंढो. भाई कहीं तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि गायब हो गई है क्योंकि जॉब्स निकल रही हैं. पर हमें कैसे पता चलेगा वो कंपनीज कैसी हैं या वो कंपनीज कहां हैं? सर्च करिए अपने. आज मैं देख रहा था, हमारी एक इंटर्न है यशस्वी, काफी अच्छा काम कर रही हैं, और उन्होंने अपने स्टेटस पे डाला हुआ था दैट आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. एंड मैंने एक चीज रियलाइज करा कि मैं बहुत कम अपने स्टेटस पे सवाल पूछता हूं. मतलब जो मेरा व्हाट्सएप का पर्सनल मेरा जो नंबर का स्टेटस है, तो whenever I have ended up requesting for a problem या for a solution on my status, मुझे कहीं ना कहीं से कोई आंसर मिला जरूर है. तो अगर आप अवेलेबल हैं जॉब लेने के लिए और आप क्वालिफाइड हैं, तो जितने आपके जानने वाले हैं, ये मैं आपको की चीज बता रहा हूं और प्लीज इसको किसी भी तरीके से अजीब नहीं समझिएगा. दिस इज द वे नेटवर्किंग वर्क्स. You have to revisit the already established network that you have. The network of your teachers, the network of your friends, the network of the people who are already in jobs that are similar to the job that you want to apply for. तो ऐसे में आप लोग उन लोगों को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, अपने स्टेटस पे डालिए दैट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन काउंसलिंग, आई एम राइट नाउ अवेलेबल. तो आप प्लीज बताइए, किसी को किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है तो बताइए. अपने फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, लिंक्डइन पे डालो. दैट इज हाउ आप लोग अपने नेटवर्क से कुछ मीनिंगफुल निकाल पाएंगे. अब आप कोई अपना स्टेटस डाले और उस पर 10, 20, 500, 1000, 1500 व्यूज आ जाए, पर वो यूज का नहीं है आपके. आपके यूज का क्या है कि आप सवाल वो चीज का पूछे जो आपकी जरूरत है. एंड राइट नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब. तो अपने सारे नेटवर्क में, अपने जानने वालों में, अपने कुछ सीनियर्स में जो आपके दोस्त हों या किसी को जानते भी हो, जस्ट पोस्ट इट कि यार आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. क्या आप जानते हैं, बिलीव मी, मैंने जितनी बार भी ऐसा किया है मेरे को अच्छे लीड्स मिले हैं. एंड मैं करता हूं इस तरीके से.
एंड दिस इज अ गुड वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि साइकोलॉजी के फील्ड में एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर पता है जो आपको नहीं पता. सो मेक यूज ऑफ दैट. तो एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं. एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए, मास्टर्स के लिए हम लोग एक एक सेशन स्पेसिफिकली रख सकते हैं. ऑलरेडी यूट्यूब पे पावर विद इन की तरफ से बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर मास्टर्स, एंड इंटरव्यूज हैं स्पेसिफिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के जिन्होंने सर्टेन एमफिल के इंस्टीट्यूट से क्लियर करा है अपना एमफिल, और मास्टर्स के लिए डिटेल्ड वीडियोज है. उन वीडियोज को रेफर कीजिए. मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेहनत आपको ही करनी है. पढ़ाई भी आपको करनी है, एग्ज़ाम भी आपको क्लियर करना है, साथ ही साथ में जॉब भी आपको ही चाहिए. तो जॉब के लिए मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा, और बाद में वो सैलरी भी आपकी ही होगी. लेकिन उस चीज़ के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे. क्योंकि अगर हम लोग सेम चीज़ करेंगे तो हमें भी सेम चीज़ मिलेगी ना. सो इस चीज के लिए मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट एफर्ट लगाइए, अपने नेटवर्क्स को रीच आउट करिए, एंड बिलीव इन योर नेटवर्क. क्योंकि हर व्यक्ति का एक बहुत ही अलग तरीके का नेटवर्क है. मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, एंड आई विल बी ऑनेस्ट एज हेल, आपके कोई भी व्यक्ति जो आपको लगता होगा ना कि यार ये थोड़ा मेरे को नहीं कम पसंद या ज्यादा पसंद, और आपका एक दोस्त होगा जो आपको बहुत पसंद है, काफी बार अच्छी सलाह, अच्छी हेल्प उन लोगों के पास ज्यादा मिल जाती है जो शायद आपको कम पसंद हो, या जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, या जिससे पूछना ना चाह रहे हो. और शायद काफी बार वो मदद हमें हमारे बेस्ट ऑफ फ्रेंड से नहीं मिल पाती. तो इस चीज पे कोई हिचक मत रखिए. अ गुड नेटवर्क इज अ गुड नेटवर्क, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे वो कंप्लीटली स्ट्रेंजर हो. बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी एक्सप्रेसिव इन व्हाट यू वांट. तो इस चीज की क्लैरिटी आप लोग रखिए. विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज सेशन. और एक लास्ट कोई क्वेश्चन मैं ले सकता हूं, अगर कोई अभी कोई क्वेश्चन पोस्ट कर देता है, या वी कैन टेक इट टुमारो. प्लस थोड़ा सा हम लोग कल भी मैं आप लोगों के साथ में लाइव पे आऊंगा, एंड देन वी कैन डिस्कस मोर एज टू how we can prepare for masters, for MPhil, for PhD, and for other programs, counseling और guidance का, forensic psychology का, military psychology के लिए we are already planning a session. तो ये चीज़ हम लोग करते रहेंगे. NFU is really good, कृतिका, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है. मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है NFU से, स्पेशली फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजी. प्लस उन्होंने मेरे ख्याल से साइबर साइकोलॉजी के लिए भी एक डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जितना मेरा अंदाजा है. आइदर दे हैव अ मास्टर्स प्रोग्राम और अ डिप्लोमा प्रोग्राम एज फार एज आई एम अवेयर, बट दे हैव इनिशिएटेड सम प्रोग्राम फॉर साइबर साइकोलॉजी. तो ये भी चीज आप ट्राई कर सकती हैं. और एक लास्ट चीज मेरी तरफ से वो ये है कि गलत जानकारी से सावधान रहिए, और सही जानकारी जो भी आपको मिले उस जानकारी को और लोगों की तरफ पहुंचाइए, लेकिन पता हो पहले कि ये सही जानकारी है. तो चाहे वो आपके फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे कोविड से रिलेटेड हो, चाहे आसपास के सिनेरियो से रिलेटेड हो, द बेस्ट दैट यू कैन डू इज कि आप लोग कोशिश करें. और वो कोशिश कितना सक्सेसफुल होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्वालिटी ऑफ कोशिश कैसी है आपकी. सो फोकस ऑन कि आपका जो भी ट्राई आप कर रहे हो उसमें क्वालिटी आप लेके आए, एंड देन हम लोग और सेशंस में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वी कैन टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस क्वालिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन ट्राइंग. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड टुमारो वी विल बी मीटिंग अगेन at the same time for another session, and then we will take all these queries further. So thank you so much, and it was a wonderful session for me. मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग आए, and एक अच्छी कोशिश रही हम सबकी. तो कल आप लोगों से मिलते हैं. Thank you so much everyone.